वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8 मार्च 2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपकी इतनी शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए हैं, जिसकी आपकी 11 तारीख से लेकर के 8/3/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/3/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो आपको जो है इस प्रश्न को बनाने के लिए एमडीएस फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से होता है कि यम यानी कि आदमियों की संख्या इंटू D1 यानी कि दिनों की संख्या इंटू आपका हो जाता है H1 यानी कि घंटों की संख्या बटा आपका क्या हो जाता है W1 यानी कि आपका जो है पहला जो काम था टोटल काम बराबर किसके हो जाता है, जो उसी काम को कोई अन्य आदमी करता है यानी कि M2, अन्य दिनों में करता है तो D2 और अन्य घंटों में करता है तो H2 और कोई जो है वही काम करेगा तो क्या हो जाता है आपका W2 हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एमडीएच फॉर्मूला, जो कि आपके इस तरीके के प्रश्न में बनाने के लिए आपको ये हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस फार्मूला पे क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आदमियों की संख्या नहीं है तो यहाँ पर महिला है। तो यहाँ पर महिला कितनी है 12 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 12 इंटू दी डेज यानी कि दिनों की संख्या कितनी है तो 20 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 लिख देंगे इंटू प्रतिदिन जो है कितना घंटे कार्य करता है तो 8 घंटे कार्य करती है। तो यहाँ पर घंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। काम एक ही काम को करता है तो आपका वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्क 1 होगा यानी कि कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है फिर इसी काम को यानी कि बराबर इसी काम को जो है कोई अन्य महिला यानी कि कितनी महिलाएं अन्य महिलाएं कार्य कर रही है तो 16 महिलाएं काम कर रही है। अन्य दिनों में जो है कितने दिनों तक काम करती है तो 15 दिनों तक काम करती है। और हमें निकालना क्या कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करती है यानी कि H2 का हमें वैल्यू चाहिए। कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर सारा हल करेंगे तो यहाँ पर आपका H2 का यानी कि घंटों की संख्या आ जाएगी। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर 8 दूनी आपका 16 हो गया, आपका 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा 10, 10 से 20 को काटेंगे तो एक शून्य चला जाएगा यानी कि आपका H2 कितना आ गया तो H2 आपका आ गया 4 दूनी 8 आवर आ गया यानी कि प्रतिदिन उन महिलाओं को 8 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छठी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे कि बोला गया है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, उन 9 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, उन 9 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर कितना है 9 है, उनकी औसत कितनी है 30 है। जब नंबर को उसके औसत से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उन 9 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो योग आपका कितना हो जाएगा 9 तिया 27 यानी कि 270 हो जाएगा उन 9 संख्याओं का योग। फिर बोला गया कि उनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहली 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो पहली 5 संख्या टोटल नंबर कितना है 5 है, उनका औसत कितना है 25 है, गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा उन 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो योग आपका कितना हो जाएगा 25 25 125 हो जाएगा यानी कि उन पहली 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 125। फिर बोला गया कि अंतिम 3 संख्या का
यानी कि पहला से लेके 5वां संख्याओं तक का योग 125 आ गया। फिर बोला गया कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है कितना है, 35 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या बोला गया, 35 बोला गया। तो यहाँ पर जो है अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर 3 है, उनका औसत 35 है, गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो 35 दिया आपका कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पहली 5 संख्या और अंतिम 3 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो बीच में जो नंबर बचेगा, कौन सा नंबर बच जाएगा, छठा नंबर बच जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आपका जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 2 5 2 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका टोटल, 230 होगा। टोटल आपका कितना आ गया, संख्याओं का योग यहाँ पर 230 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 270 में 230 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 270 में से 230 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, छठी संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, छठवीं संख्या निकल जाएगी। तो आपका माइनस करने पर यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। यानी कि आपका छठा संख्या जो है कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि ग्राफ जो है 3 व्यक्ति ए, बी और सी की साप्ताहिक आय और व्यय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि उसके आय और खर्च को दर्शाता है। ये आपसे ग्राफ में दिया गया है। आय जो है आपका क्या है, ये ब्लू वाला क्या है, आय है। ये जो आपका ब्लू वाला वो आय है, और ये जो आपका ऑरेंज वाला दिख रहा है वो क्या है, आपका व्यय है, यानी कि खर्च है। यानी कि ये जो है ब्लू वाला वो आपका इतना कमाता है, 48 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी का व्यय यानी कि बी का खर्च बी के बचत का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि बी का बचत यानी कि बी का जो है व्यय, बी का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो है उसका कितना होता है। तो बी का खर्च जो है यहाँ पर दिया गया है कितना होता है, 5400 रुपये होता है। बी का खर्च जो है कितना रुपये होता है, 5400 रुपये खर्च होता है। तो कमाता यहाँ पर कितना है, 7200 रुपये कमाता है। खर्च कितना कर देता है, 5400 रुपये खर्च कर देता है। यानी कि कमाता 7200 है, खर्च करता है 5400। तो बाकी जो रुपया बचा है वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, यानी कि बचा रहा है। क्योंकि वह 7200 रुपया कमाता है तो 5400 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, तो 7200 माइनस 5400 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7200 माइनस 5400 करेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलेगा कि बी खर्च कितना करता है, 5400 रुपये, बचाता कितना, 1800 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि आपसे कि बी का व्यय बी के बचत का कितना प्रतिशत है, यानी कि 5400 जो है 1800 का कितना प्रतिशत है। तो 1800 क्या जाएगा, नीचे जाएगा। 5400 कहाँ लिखाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें तुलना किससे करना है, खर्च से तुलना करना है। और परसेंट में हमें वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 1800 से काटेंगे तो 18 तिया 54 और 18 एक आपका चला जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 300% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300% आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a बराबर b/4 है और b बराबर c/3 है तो a b c का यानी कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो का मान बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, जैसे कि a बराबर b/4 दिया गया तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि a/b बराबर 1/4। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि क्रॉस जब गुना करेंगे, b को जब इधर क्रॉस गुना कर देंगे तो वापस आपका क्या हो जाएगा, a = b/4 हो जाएगा। यानी कि a/b = हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से b/c = क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, b/c = 1/3 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ए बी सी का अनुपात चाहिए, लेकिन यहाँ पर b जो है कितने यूनिट हो रहा है, 4 यूनिट हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर जो है b कितने यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, b का यूनिट बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में 4 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरे में 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करने पर आपका कितना आएगा, तो 4 से गुना करने पर आपका आएगा 4/3 आएगा। कितना आएगा, 4 तिया 12 आएगा। नीचे भी आपका 4 से गुना होगा क्योंकि, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, आपका b का वैल्यू सेम हो गया। तो b का वैल्यू सेम हो गया तो ABC का अनुपात आप निकाल सकते हैं कि ABC का रेशियो कितना होगा। तो a का मान कितना, 1 है, b का मान कितना आया, 4 आया, c का कितना आया, 12 आया। तो ABC का अनुपात कितना हो गया, 1:4:12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबवत भुजाओं का अनुपात कितना है, 12:5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस त्रिभुज का परिमाप, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। फिर बोला गया कि लंबवत जो भुजा है, ये दोनों जो भुजा, ये जो है यक्स मान लेते ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। इसे क्या मान लेते, 12 यक्स मान लेते। और एक भुजा जो है क्या मान लेते, 5 यूनिट है, तो इसे 5 यक्स मान लेते। तो ये जो है 12 यक्स है, 5 यक्स है। और टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर नहीं आएगा आपका, यहाँ पर आएगा कि इन दोनों भुजा का निश्चित वैल्यू यानी इन दोनों भुजा का असल में माप कितना, ये आपका यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल एरिया कितना दिया गया है, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। फार्मूला था हाफ इंटू बेस यानी कि आधार कितना है, 5 यक्स। हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, 12 यक्स है। कितनी है, 12 यक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री बना देते। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 6 पचे आपका 30, 30 चौक जो है आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि यक्स यहाँ पे बचा, यक्स यहाँ पे बचा, तो टोटल कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो यक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, जब इधर होल स्क्वायर को इधर अंडर रूट भेजेंगे तो अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों भुजा की असल लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आधार कितना था, 5 यक्स था। तो यक्स का वैल्यू अगर 2 है तो 5 यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि ये जो है भुजा कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ये भुजा कितनी हो जाएगी, अगर यक्स का वैल्यू 2 है तो 12 यक्स का वैल्यू 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होगी। तो पूछा क्या जा रहा, परिमाप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पर एक भुजा 24 है, दूसरी भुजा 10 है, तो यहाँ पर आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं यानी कि कर निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब आपको हमेशा इस तरीके की याद रखना है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसका स्क्वायर के बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। 12 का स्क्वायर प्लस आपका हो गया 5 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरीके से 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, 26 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सब जो है कुछ शॉर्टकट होते हैं, जो कि शॉर्टकट नहीं है, ये आपका नॉर्मल सा ये जो है बनाने का, ताकि आप जो है इस तरीके के मैथ को आसानी से हल करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखते ही बता दिया कि 24 10 है तो ये आपका क्या होगा, 26 होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट निकाल सके। अगर आप डायरेक्ट निकालना नहीं जानते तो आप इस तरीके से आप इसे निकालना पड़ेगा। जैसे कि 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 676, प्लस करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे,
सॉरी 24 का स्क्वायर 576 होता है, मैंने यहाँ पर गलत लिया। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 676, और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है। तो आपको इतना करना पड़ेगा, अगर ये आप याद रखिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं कि 24 है 10 है तो ये आपका 26 होगा। तो इस तरीके का पाइथागोरस का जो है ये आप याद रखिएगा, 3-4 गो होते हैं जो कि आपको ज़रूरी होते हैं याद करने को। तो यहाँ पर जो है 24 है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, 26 हो गया। परिमाप पूछा जा रहा है तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसके तीनों भुजाओं का योगफल ही क्या होता है उस त्रिभुज का परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा, एक भुजा 24 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 26 सेंटीमीटर और एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। टोटल योग कितना हो गया 24 प्लस 26 यानी कि आपका कितना हो गया 50, 50 और 10 कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि कुल परिमाप जो है कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का ये टोटल जो है पेरीमीटर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसे हल करेंगे हम लोग। क्या दिया गया यहाँ पर दिया गया 1500, का मतलब क्या होता है गुना होता है, तो गुना का साइन दे देंगे। यहाँ पर क्या है 60% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। का मतलब क्या होता है गुना है तो गुना दे देंगे। 350% है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 350 प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 1 शून्य 2 शून्य, तो 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। हल कर लेंगे इसे तो आपका कितना आ जाएगा 35 दूनी 70, 7 तिया 21 यानी कि 210। 210 में 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 और 315, 315 पे 1 शून्य यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 3150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 3150 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और बेचते समय वह कुछ छूट देता है जिससे उसे 1% की हानि होती है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु खुद में जो है किसी वस्तु का भी क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। तो 100% का सामान 10% अधिक अंकित किया गया। 100% का कोई सामान था उस पर जो है 10% अधिक अंकित किया गया यानी कि उस सामान को 110% बना दिया गया। 100% का कोई सामान था 10% अधिक अंकित करेगा तो वह सामान कितना हो जाएगा 110% का हो जाएगा। लेकिन बोला गया कि उसने कुछ छूट दिया और छूट पर बेचने के बाद जो है उसे 1% की हानि हुई। तो हानि हमेशा किस पर होती है क्रय मूल्य पर होती है, यानी कि उसने यहाँ पर क्या किया 100% का सामान 1% के हानि पर बेच दिया। 100% का सामान क्या किया 1% के हानि पर बेच दिया, यानी कि 100% में 1% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, यानी कि उस सामान को 99% में बेच दिया। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि एक वस्तु का अंकित किया गया कीमत कितना था 110% था, लेकिन उसे बेचा कितने में 99% में बेचा। तो उसने क्या किया होगा कुछ छूट दिया होगा। 100% का सामान था 10% अधिक अंकित किया यानी कि 110% अधिक 110% उस वस्तु का मूल्य रखा, लेकिन बेचा उसे कितने 1% के हानि पर बेचा, यानी कि 100% का सामान 99% में बेचा। तो 110% का सामान जितना अंकित किया था लेकिन बेचा 99% में, तो उसने कुछ पहले छूट दिया होगा 110% में तभी तो 99% में बेचा। तो यहाँ पर छूट कितने का आपको दिख रहा है
छूट कितने का दिख रहा है, 110 का सामान है, 99 में बेचा है, तो कितने का छूट दिख रहा है, तो 11% का छूट दिख रहा है। कितने परसेंट का छूट दिख रहा है, 11% का छूट दिख रहा है। और छूट जो हमेशा दिया जाता है किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है, 110% है। वैल्यू क्या चाहिए, छूट परसेंट में वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट गया, शून्य से शून्य चला गया, 11 से 11 चला गया, तो आपका डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, यानी कि छूट प्रतिशत कितना आ गया, तो 10% आ गया। कितना आ गया, 10% आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ कि क्या हो है ग्राफ में। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी की बचत और ए की बचत के बीच का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि सी का बचत कितना है। सी जो है कमाता कितना है, 5600 रुपये, खर्च कितना करता है, 3000 रुपये, यानी कि 5600 रुपया कमाया और 3000 रुपये खर्चा कर दिया। उसमें से तो बाकी जो बची राशि हो उसने क्या किया होगा, बचत किया होगा। तो 5600 रुपया कमाया, 3000 रुपये खर्च किया, तो बचाया कितने रुपये, तो 5600 माइनस 3000, तो आपका कितना हो जाएगा, 2600 रुपये। कितना हो जाएगा, 26 रुपये, यानी कि सी की बचत कितनी है, 2600 रुपये सी की बचत है। फिर हमें क्या निकालना है, ए की बचत निकालनी है। किसकी बचत निकालनी है, ए की बचत निकालनी है। तो ए जो है यहाँ पर जो है कमाता कितना है, 6000 रुपये कमाता है, खर्च कितना करता है, 4800 रुपया खर्च करता है। तो 6000 कमाया और 4800 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो बचत उसने कितने की 6000 कमाया, 4800 रुपया खर्च किया, तो उसने बचत कितने की 1200 रुपये की बचत की। क्या करेंगे, 6000 माइनस 4800 करेंगे तो कितना आएगा, 12000। दोनों का बचत का क्या पूछा जा रहा, अनुपात पूछा जा रहा। तो हल कर लेंगे यहाँ पर, 2 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी कि सी और ए के बचत का अनुपात कितना आ जाएगा, 13:6 आएगा, यानी कि 13:6 होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35% अधिक प्राप्त होता। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर उसने 20% के लाभ के जगह 25% के लाभ पर बेचता तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होता उसे। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैं भी इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो बोला गया कि उसने उस वस्तु को पहले 20% के लाभ पर बेचा, फिर लेकिन उसे अगर 25% के लाभ पर बेचता तो 35 रुपये अधिक मिलता, यानी कि दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितने प्रतिशत का है, तो 20% 25%, यानी कि दोनों के लाभ का अंतर कितने प्रतिशत है, तो 5% का अंतर है। और इस 5% का वैल्यू कितना दिया गया, 35 रुपये दिया गया है। क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो यहाँ पर 5% का वैल्यू एक तरीके से क्या हो गया, 35 रुपये हो गया। तो हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो 100% का वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 20 25 100%, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, यानी कि 700 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, तो 700 रुपये आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि 98 + 100 × 76 कितना होगा। तो सबसे पहले गुना करेंगे, तो 100 × 76 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7600। कितना हो जाएगा, 7600 हो जाएगा। और 7600 को 98 जोड़ेंगे, 7600 में 98 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, सिंपल सा 7698 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7698 होगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आंसर आपका कितना आएगा,
7698। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 3 रूट 10 सेंटीमीटर भुजा के घन की प्रत्येक भुजा से रूट 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त काटे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घन के शेष क्षेत्रफल तथा कटे हुए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले घन का यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। यहाँ पर आपका ये लाइन मिल गया, इधर लाइन, इधर आपका ये लाइन मिल गया, इधर आपका ये लाइन। तो ये आपका क्या बन गया, एक घन बन गया, यानी कि एक आपका क्या बन गया, क्यूब बन गया। इसकी सभी भुजा की लंबाई, यानी कि इसका जो है सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। किसी भी घन की सभी भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, 3 रूट 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 3 रूट 10 सेंटीमीटर दी गई है। फिर बोला गया कि इस घन के सभी भुजा पर क्या किया गया है, रूट 7 सेंटीमीटर के वृत्त की त्रिज्या काटे जाते हैं। यानी कि ये जो ये मान लीजिए एक सरफेस है, नीचे ये जो है क्या है, घन का सरफेस है। तो इसके नीचे से ये क्या किया गया, एक सर्कल काटा गया, यानी कि एक वृत्त काटा गया, जिसकी त्रिज्या कितनी है, रूट 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, रूट 7 सेंटीमीटर है। ऐसे क्या किया गया, इसी तरीके से घन के सभी भुजाओं पर जो कि इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर मतलब कि वृत्त है, उसको जो है क्या किया जाता है, सभी भुजाओं पर उस वृत्त का क्या कर दिया जाता है, काटा जाता है। तो घन की कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है। यानी कि ऐसे सर्कल कितने काटे जाएंगे, तो टोटल ऐसे सर्कल कुल घन से 6 बार काटे जाएंगे, क्योंकि घन की टोटल भुजा जो है कितनी होती है, 6 होती है। 4 आपका क्या हो गया, अगल बगल हो गया, 2 आपका क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो टोटल जो है घन की भुजा कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो ऐसे 6 भुजा पर कुल मिलाकर 6 सर्कल काटी जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें घन का वॉल्यूम यानी कि घन का आयतन माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस 6 सर्कल का, इस 6 सर्कल का आयतन सॉरी क्षेत्रफल का, आयतन से यहाँ हमें यहाँ मतलब नहीं है, इस घन के क्षेत्रफल का इस 6 सर्कल के क्षेत्रफल से माइनस करेंगे, जो कि आपके शेष क्षेत्रफल बचेगा। और कटे हुए क्षेत्रफल का ये जो आपका 6 सर्कल का एरिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कटा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घन का एरिया का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और किसी भी सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इस घन का क्षेत्रफल निकाल लेते। तो घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 3 रूट 10 है। तो 3 रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 10 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 दहें कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 इंटू 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 छक 54, यानी कि 540 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरे घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो है सभी भुजा पर जो सर्किल बनेगी उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो किसी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है, रूट 7 दी गई है। रूट 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया, एक सर्कल का एरिया आ गया। ऐसे हमें जो है कितने सर्कल लगेंगे, 6 सर्कल लगेंगे, क्योंकि सभी भुजा पर सर्कल बनेगा और टोटल भुजा 6 होते। तो क्या करेंगे, कुल जो है सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 चला गया, 22 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 22 छक्का हो जाएगा आपका 132। यानी कि टोटल जो है सर्कल का कटा हुआ क्षेत्रफल कितना हो गया, 132 हो गया। टोटल जो है सर्किल द्वारा कटा हुआ क्षेत्रफल कितना, 132 है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी चाहिए कि जो काटा क्षेत्रफल, ये जो आपका हो गया कटा हुआ क्षेत्रफल, लेकिन काटने के बाद बचा हुआ कितना क्षेत्रफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्षेत्रफल में से कटा हुआ क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर 8 2 10, यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 4। यानी कि कुल जो है टोटल एरिया कितना बच जाएगा,
408 ये जो है शेष बच जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा था कि शेष बचा हुआ एरिया और जो कटा हुआ एरिया दोनों का क्या पूछा जा रहा था, रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जा रहा था। तो अनुपात यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई से कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काट लेंगे, 8 से कट रहा है तो काट लेंगे, 8 25 40, 1 आपका चला गया, 8 25 40 1, 8 चौक 32, सॉरी 8 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 से काट लेंगे पहले, 4 से 10 चौक 40, 4 दूनी 8 आपका हो गया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 से कट रहा है तो काट लेंगे, 3 1 सॉरी 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, यानी कि आपका कितना अनुपात हो जाएगा, 34:11, यानी कि 34 रेशियो कितना हो जाएगा, 11 होगा। कितना होगा, 34:11। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या का 75% दूसरी संख्या का 2/7 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 75% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 75% का वैल्यू को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका, 3/4 होगा। कितना होगा, 3/4 होगा। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए इस तरीके से बदला जाता है जैसे कि परसेंट 75% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी कि 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से पता चल गया कि पहली संख्या का 3/4, क्या बोला गया कि पहली संख्या का 3/4, दूसरी संख्या का 2/7, पहली संख्या का 3/4, दूसरी संख्या का 2/7 क्या है, बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, क्रॉस यहाँ पर गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 बटा आपका कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अनुपात में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:21 हो जाएगा। यानी कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:21, यानी कि 8:21 आएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 सेकंड में पार करती है तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है, चाल इंटू समय। तो यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उस रेलगाड़ी की दूरी निकाल लेंगे। दूरी जो, क्योंकि जब खंबे को पार किया जाता है तो खंबे की कोई भी लंबाई या दूरी नहीं होती है। जो भी लंबाई होती है ट्रेन की लंबाई होती है, यानी कि वो ट्रेन ही खुद को जो है खंबे के आगे लेकर जा रहा है। यानी कि अगर हम दूरी निकालेंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल यहाँ पर क्या दिया गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। क्या दिया गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। लेकिन ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन जो समय दिया गया वो सेकंड में है, और जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है वो मीटर में है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर पर घंटा के चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, चाल हो गया मीटर पर सेकंड में, इनटू क्या कर देंगे, समय से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। हल कर लेंगे यहाँ पर, 18 × 5 आपका कितना हो गया, 90, 5 × 5 25 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि टोटल दूरी जो है, यानी कि उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 500 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500 मीटर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए और सी की
ए और सी की साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर, यानी कि ए और सी के बचत के बीच का अंतर बी के बचत से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए और सी बचत कितना करता है। क्या निकालेंगे कि ए और सी जो है बचत कितना करता है। तो ए जो है कमाता कितना है 6,000, खर्च कितना करता है 4800, तो बचा हुआ रकम को क्या करता होगा, बचत करता होगा। तो 6,000 माइनस 4800 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, यानी कि ए जो है 1200 रुपये बचाता है। फिर सी का निकालेंगे तो सी जो है कमाता कितना है 5600 रुपये, खर्च कितना करता है 3000 रुपये, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 5600 कमा रहा है, 3000 खर्च कर रहा है, यानी कि कुछ रुपये बचा रहा है। तो कितने बचा रहा है, तो 5600 माइनस 3000, यानी कि बचा कितने रहा है, 2600 रुपये बचा रहा है। अब क्या करेंगे, बी का निकालेंगे कि बी जो है कितने रुपये बचाता है। तो बी जो है कमाता कितना है 7200 रुपये, खर्च कितना करता है 5400 रुपये, तो कुछ बचत करता होगा। तो कितने की बचत करता है, तो 7200 माइनस 5400, तो आपका कितना हो जाएगा 1800 रुपये। कितना हो जाएगा 1800 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमें क्या पता चल गई, तीनों की बचत यानी कि सेविंग पता चल गई। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि ए और सी के बचत के बीच का अंतर, ए और सी के बचत का बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 2600 माइनस 1200, डिफरेंस यानी कि अंतर जब भी बोला जाए तो अंतर में बड़ी संख्या से छोटी संख्या का माइनस किया जाता है। तो अंतर में हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करेंगे। तो 2600 माइनस 1200 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1400 हो जाएगा, यानी कि ए और सी के बचत के बीच का अंतर कितना है, 1400 रुपये है। कितना है, 1400 रुपये है। तो यही पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, किसके बीच का अंतर, ए और सी के बचत के बीच का अंतर बी के बचत से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, ये बी जो 1800 रुपया बचाता है और इन दोनों के बचत के बीच का अंतर 1400 रुपये, यानी कि कम कितना है, तो 1800 इधर है 1400 इधर है, यानी कि 400 कम है। और तुलना हमें किससे करना है, बी के बचत से तुलना करना है, क्योंकि बोला जा रहा है कि बी के बचत से कितना प्रतिशत कम है। तो तुलना हमें बी से करना है, तो नीचे क्या लिखेंगे, बी का बचत लिखेंगे। वैल्यू हमें परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य चला गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा 200/9। तो पूर्णांक में आंसर है, तो पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा 22.2/9%। कितना हो जाएगा 22.2/9%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आंकड़े है कुछ 32, 15, 25, 20, 8, 46, 43, 51 का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब इंग्लिश में होता है मीन, लेकिन इसका असली मतलब होता है औसत निकालना। माध्य मतलब ही होता है औसत। बताइए इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का पहले योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इन सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग आपका कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 और 25 आपका 40, 40 अब 20 60 हो गया, 60 और 32 8 कितना हो जाएगा 100। तो 60 32 8 आपका हो जाएगा 40, तो 60 और 40 100। यहाँ तक आपका कितना हो गया, यहाँ तक जोड़ने तक 100 हो गया। इधर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 46 43 51, यानी 6 3 9 1 10, हाथ में 1, 4 4 8 8 5 13 1 14, यानी कि इतना 140 है, इधर 100 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 100 प्लस 140, तो कितना हो गया 240 हो गया। यानी कि इन सभी संख्याओं का योग कितना आ गया 240। हमें चाहिए औसत, तो क्या करेंगे, ये जो जितने जो है नंबर है टोटल नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। तो टोटल कितने नंबर है 3 नंबर, 3 3 6 6 3 6 और 2 8, टोटल कितने नंबर है 8 नंबर है। उन 8 संख्याओं का योग 240 है, टोटल नंबर 8 है। भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो 8 से 240 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 8 या 24, यानी कि 30 बार में चला जाएगा। तो इन सारी संख्याओं का माध्य यानी कि औसत आपका कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 124 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि यानी कि वह प्रिंसिपल यानी कि वह मूलधन क्या है। तो यहाँ पर मैं पिछले वाले 1-2 वीडियो में बता चुका हूँ कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का रुपये का अंतर दिया हुआ है, आपसे प्रिंसिपल पूछे या फिर दर पूछे, तो आपका एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या होता है? CI माइनस SI। क्या होता है? CI माइनस SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन के गुना के दर का स्क्वायर बटा 10,000 के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे आप? सारा फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यहाँ पर कितना रुपया दिया गया है? 124 रुपया दिया गया है। कितना रुपया दिया गया? 124 रुपया दिया गया, जो कि किसके बराबर है? मूलधन। मूलधन हमें निकालना है तो प्रिंसिपल P रहने देंगे। रेट दिया गया तो रेट का स्क्वायर यानी कि दर कितना है? 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दें 100 हो जाएगा। नीचे कितना है आपका? 10,000 है। कितना है? 10,000 है। तो 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा? 12,400 रुपया आ जाएगा, यानी कि वह मूलधन कितना था? तो 12,400 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल यानी कि एक बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 24,000 रुपये की निवेशित राशि पर 5 वर्षों के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त राशि कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। कोई भी राशि या फिर कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 5 वर्षों के लिए 18% की दर से ब्याज लगता है, यानी कि प्रत्येक साल कितने प्रतिशत का ब्याज लगता है? 18% ब्याज लगता है। और जो है कितने साल तक ब्याज लगता है? 5 साल तक ब्याज लगता है। तो टोटल जो है कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? अगर एक साल में 18% ब्याज लगता है तो कुल 5 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा? तो 18 × 90% ब्याज लगेगा। कुल कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? 90% ब्याज लगेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, यानी कि आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी कि मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन आपका क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है आपका मिश्र धन? मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो ये आपका 100% क्या है? मूलधन। और ये जो आपका 90% आया ये आपका क्या है? साधारण ब्याज टोटल है। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल सकता है? टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन पता चल सकता है कि कितना प्रतिशत मिश्र धन है। तो प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज टोटल कितना हो जाएगा? 100% प्लस 90%, यानी कि 190% का वैल्यू कितना होगा? यानी कि हमें क्या चाहिए? 24,000 का 190% चाहिए। क्या चाहिए? 24,000 का 190% चाहिए। क्या चाहिए? 190% 24,000 का चाहिए। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हल कर लेंगे तो आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट आ जाएगा। तो 1 शून्य और 1 शून्य इधर से तो आपका कितना चला गया? 2 शून्य चला गया। अब यहाँ पर गुना कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 शून्य तो पहले लग जाएगा। 19 दूनी 38 76 6 7 19 दूनी 38 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यानी कि 45,600 रुपया आपका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया, यानी कि अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 बेलन, क्या बोला जा रहा है? कि 2 बेलन ए और बी की त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 4:7 है। किसका अनुपात? त्रिज्या का अनुपात। फिर बोला गया कि उनके जो है बेलन के ऊंचाई का अनुपात कितना है? 7:5 है, यानी कि 7:5 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए से अपेक्षित बेलन बी के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी कि बी से ए का रेशियो क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है कि बी से ए का रेशियो क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी, ये आपका क्या हो गया, बेलन यानी कि सिलेंडर का फिगर हो गया। तो किसी भी बेलन के वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉरी वक्र परिक्षेत्रफल पूछ रहा है, वॉल्यूम नहीं पूछा जा रहा आपका, वक्र परिक्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, लैटरल सरफेस एरिया। तो किसी भी बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है। क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो यहाँ पर जो है दो बेलन बोला जा रहा है, उनमें से एक बेलन की त्रिज्या 4 है और उसकी ऊंचाई 7 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या 7 है और उनकी ऊंचाई 5 है। दोनों के वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे दोनों के बेलन का। तो यहाँ पर जो है बी से ए का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि बेलन बी का ए से अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेलन बी का आयतन यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे। तो बेलन पहले जो है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2π, बेलन बी का जो है त्रिज्या कितना है, 7 है, यानी कि इंटू 7, और ऊंचाई कितनी है बेलन बी की, 5 है, तो इंटू क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, बेलन बी का आयतन हो गया। बेलन ए का आयतन इसी तरीके से फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2π आपका तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। और बेलन ए की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी थी, तो 4 थी, तो इंटू 4 हो जाएगा। और उसकी जो है ऊंचाई कितनी थी बेलन ए की, तो 7 थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 कर देंगे। दोनों का क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2π कट गया, 7 से 7 आपका चला गया। तो बेलन बी और बेलन ए का अनुपात कितना आ गया, 5:4, यानी कि 5:4 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। फिर बोला गया कि पिछले समय के अनुसार पिछले समय के 3/4 समय में, यानी कि अगर पहले 4 घंटा ले रहा है, 4 घंटे का 3/4 समय में उतनी ही दूरी को तय करने के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि वह जो है कितने समय में जो है उस दूरी को तय करना चाहता है। तो पहले जो है कितना घंटा में तय कर रहा था, 4 घंटा में तय कर रहा था। अब बोल रहा है कि पहले के समय का 3/4 समय में ही तय करना चाहता है, यानी कि पहले अगर 4 घंटा लेता था तो उसके 3/4 समय में ही तय करना चाहता है। तो कितने समय में तय करना होगा उसे, 4 से 4 चला गया, यानी कि उससे अब चाहता है कि वह 4 घंटे की जगह 3 घंटे में ही उस दूरी को तय कर ले। तो यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर आपका दूरी बटा समय। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी कितनी दी गई है, 300 किलोमीटर दी गई है। और इस 300 किलोमीटर को कितने समय में अब तय करना चाहता है, 3 घंटे में तय करना चाहता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 3 आवर। हमें चाहिए स्पीड, तो हल करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 300 को तो कितना बार में चला जाएगा, 100 बार में चला जाएगा। यानी कि उसकी चाल जो है कितनी होनी चाहिए 3 घंटा में तय करने के लिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का 100 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 7 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 75 है। फिर बोला गया कि 11 और अन्य छात्रों का औसत कितना है, 87 था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सभी 18 छात्रों का औसत अंक कितना है, क्योंकि यहाँ पर 7 छात्र है, यहाँ पर 11 छात्र है, तो टोटल कितने छात्र हो गए, 18 छात्र। तो पूछा जा रहा है कि उन 18 छात्रों द्वारा औसत अंक कितना प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी अंकों का योग निकाल लेंगे, फिर 18 छात्रों से विभाजित कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, उन छात्रों का औसत अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल जो है शुरुआत में कितने छात्र थे, 7 छात्र, और उनका औसत कितना था, 75 था। तो सब 7 × 75 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन 7 छात्रों का अंकों का योग निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 49, 3 आपका कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 525 हो जाएगा।
फिर जो है उन 11 छात्रों का जो है औसत अंक फिर कितना दिया गया, 87 है। टोटल कितने छात्र है बाद में, 11, उनका औसत अंक कितना है, 87। गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन 11 छात्रों का अंकों का योग निकल जाएगा। तो अंकों का योग आपका कितना हो जाएगा, 87, 870, 870 और 87 जोड़ेंगे तो आपका 30, तो आपका कितना हो जाएगा, 957। कितना हो जाएगा टोटल, 957। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों, ये जो आपका शुरुआती 7 छात्र, यहाँ पर 11 छात्र, यानी कि यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका टोटल छात्रों का अंकों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 5 12, हाथ में 1, 5 2 7 1 8 आपका हो गया। यहाँ पर 9 5 14 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो अंकों का योग कितना आ गया, 1482। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि उनके अंकों का औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल छात्र से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितने छात्र है, 18 छात्र है, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हल कर लेंगे यहाँ पर। तो 18 8 आपका 144 हो जाता है, 4 बचा, 18 दूनी 36, 6 बचा, तो 18 तिया 54, फिर 6 बचेगा तो 18 तिया 54, यानी कि ये जो है लगभग आपका कितना आ जाएगा, औसत आपका आ जाएगा 82.33 आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अजय और अमन के पास जो पैसे है उसका अनुपात कितना है, 7:17 है। और फिर बोला गया कि अमन और अनिल के पास जो पैसे है उनका अनुपात 2:3 है। फिर बोला गया कि यदि अजय के पास 490 रुपये है तो अनिल के पास कितना रुपये है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या दिखा, यहाँ पर अमन का जो है कितने यूनिट जो है पैसे है, कितने यूनिट पैसे है, 17 यूनिट पैसे है। लेकिन यहाँ पर अमन का जो है कितने यूनिट पैसा दिख रहा है, 7 यूनिट पैसा दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अमन का दोनों जगह यूनिट में पैसे में क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर लिख देते अजय, इधर आपका हो गया अमन, और आपका ये क्या था, अनिल था। कितना था, अनिल था। तो अजय और अमन का जो है कितना था अनुपात में पैसा, 7:17 था। कितना था, 7:17 था। और अमन और अनिल का कितना था अनुपात, 2:3 था। तो इसे सभी जो एक निश्चित अनुपात में बदलने के लिए इससे जो है आसान तरीका होता है कि जो भी आपका ब्लैंक स्पेस है उसे क्या करें, बगल वाले संख्या से भर दे। ऊपर नीचे नहीं देखना है, बगल में देखना है। तो बगल यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 17। यहाँ पर एक आपका खाली स्थान दिख रहा है तो यहाँ पर बगल में क्या, ऊपर नीचे नहीं, बगल में देखना है। तो बगल में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो आपके सभी का एक निश्चित रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 17 दूनी 34, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, तीनों का एक निश्चित अनुपात आ गया। तो यहाँ पर बोला गया कि अजय के पास जो है रुपये में कितना रुपये, 490 रुपये। और अजय के पास यहाँ पर जो इस रेशियो में यूनिट में कितना है, कितना वैल्यू है, 14 यूनिट है। यानी कि इस 14 यूनिट का वैल्यू जो है कितना रुपये है, 490 रुपये है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 14 को 490 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, 7 बचा तो 14 25 70, यानी कि 35 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है आपसे कि अनिल के पास कितने रुपये थे। तो अनिल का जो है रेशियो में कितना यूनिट जो है कमाया था, मतलब उसके पास कितने पैसे थे, तो 51 यूनिट पैसे थे। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 35 है तो 51 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 35 में 51 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35, 5 3 आपका हो गया, आपका हो जाएगा 35 पचे, आपका हो जाएगा 3 पचे 15, 5 पचे 25, 3 पचे सॉरी यहाँ पर गुना कर देते 5 3 5 पचे 25, 25 और 3 आपका कितना हो गया, 28, हाथ में 2, 5 3 15, 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल जो है किसका आ गया, अनिल का जो है, अनिल के पास कितने पैसे थे, 1785 रुपया थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि मीना 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकती है, जबकि मीना और रीना साथ मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है। तो रानी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगी। तो सबसे पहले जो है मीना उस काम को अकेले कितना दिनों में करती है, तो 10 दिन में करती है। और मीना और रीना मिलकर उस काम को कितने दिनों में करती है, 7 दिन में करती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 70।
70 को 10 से भाग देंगे तो 7, और 70 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि मीना जो है एक दिन में 7 काम करती है, और मीना और रीना दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करती है। मीना अकेले एक दिन में 7 काम करती है, और मीना और रीना मिलकर एक दिन में कितना काम करती है, 10 काम करती है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रीना की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो रीना की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर सिर्फ मीना काम करती है तो 7 काम करती है, दोनों मिलकर 10 काम करते हैं, यानी कि रीना अकेले एक दिन में कितना काम कर रही होगी, 3 काम कर रही होगी। 10 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें जो है मीना जुड़ गई तभी तो 3 काम बढ़ गया, यानी कि 10 काम कर रही है। तो रीना कितना काम कर रही है, 3 काम, यानी कि रीना की कार्य क्षमता 3 है। तो आपको पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है, यानी कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल काम करना कितना है, रीना को 70 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से करेगी, 3 की कार्य क्षमता से करेगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रीना का समय आ जाएगी कि वह कितने दिनों में काम करेगी। तो आपका कितना आंसर होगा, 70/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 120, 140 और 160 का लघुत्तम समावर्तक का मान क्या होगा। तो मैं इसे आपको जो है 3 तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से जो कि आपको भी पता होगा, यहाँ पर बेसिक तरीका आपका हो जाता है 120, 140 जैसे कि है, फिर आपका कितना 160 है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कर देंगे 10 से कर देते, 10 से सभी का भाग कर देते तो 12 आपका हो गया, 14 हो गया, ये आपका 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेते तो 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठी 16। अब यहाँ पर फिर से एक बार 2 बार तो 2 3 7 4। अभी क्या करेंगे, जो इधर जो बचा सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 या 84, 84 दूनी आपका 168, 168 दूनी आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 168, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 33, यानी कि 336 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है गुना करने पर आपका एलसीएम कितना आ गया, 3360 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका से। एक आपको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ। फैक्टराइजेशन से कैसे करना है, जैसे कि 120 है तो 120 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 × 25 120, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकाला जाता है, जैसे कि 120 है, 120 है, 120 को क्या करेंगे, 120 को सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, कितना आया, 60 आया। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर आपका कितना आएगा, 3 से कटेगा तो 3 बचे, आपका 15 बचा। तो 2 कितने बार आया, 3 बार आया, यानी कि 2 पे पावर 3 हम लोगों ने लिख लिया। 3 कितने बार आया, 1 बार, यानी कि 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। अब क्या करेंगे, 140 का भी उसी तरीके से फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका होता है 35 दूनी 70, आपका कितना हो जाएगा, 70। 70 तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 25 70, 70 तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हैं 70, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू आपका हो जाएगा 7। तो 140 का ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। 160 का तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 दूनी 32, यानी कि 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर सभी का बना लिया। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर करेंगे जो पावर सबसे ज़्यादा जिस भी संख्या का जिस पर पावर सबसे ज़्यादा दिख रहा है वही क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 2 पे पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2 पे पावर 5 दिख रहा है, तो नीचे क्या लिख देंगे, 2 पे पावर 5। अब क्या देखेंगे, 3 पे पावर किस में सबसे ज़्यादा है, तो 3 पे पावर 1 ही है, 3 पे पावर 1 ही है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 5 पे पावर 1 ही है तो ये 5 लिख देंगे। 7 एक ही जगह तो 7 लिख देंगे। गुना कर देंगे सभी को तो आपका आंसर आ जाएगा। हल कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 2 पे पावर 5 तो 32, 32 या 96, 96 पचे आपका हो जाएगा 9 पचे 45, 6 पचे 30, यानी कि 480,
480 इंटू क्या करेंगे 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा लगभग 0 8 56 5 7 चौका 28 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी कि इससे भी आपका कितना एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया आपका 3360 आ गया। कितना आ गया 3360 आ गया, रुपये ने 3360 क्या आ गया एलसीएम आ गया। ये आपका क्या हो गया फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। एक तरीका और होता है जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्या होता है सबसे बेस्ट मेथड आपका यही होता है। अगर आप इससे जो है करना जान जाए तो आप किसी भी एलसीएम को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीन संख्याओं का क्या है एलसीएम है, क्या ये तीन संख्याओं का एलसीएम है। तो इन तीन संख्याओं में से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या 160 है, लिख लेंगे। उसमें क्या कर देंगे गुना करेंगे। अब देखेंगे कि 140 में ऐसा कौन सा गुणज है जो कि 160 में कॉमन आता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 20 जो है 160 में क्या दिख रहा है, यहाँ भी 20 जो है 160 में गुणज देखने को मिल रहा है और 140 में भी क्या 20 गुणज देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर 20 हटा दिया जाए तो 140 में सिर्फ क्या बचेगा 7 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 120 में क्या कॉमन दिख रहा है जो कि 160 इंटू 7 में कॉमन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है 160 में 40 कॉमन देखने को मिल रहा है। 40 यहाँ भी गुणज है, 40 यहाँ भी गुणज है। यानी कि 40 को क्या करेंगे 120 से हटा देंगे। 40 को जब 120 से हटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो अगर आप इसे बनाना सीख जाएंगे तो सबसे आसान तरीका होता है इससे एलसीएम निकालना। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 16 सत्य आपका कितना हो जाता है, 16 सत्य आपका 112, 112 दिया आपका कितना हो जाएगा 336। तो आपका यहाँ पर से भी आपका कितना आ गया 3360 आपका एलसीएम आ गया। तो ये आपका हो गया 3 तरीका। चौथा तरीका भी अगर आप जानना चाहेंगे तो कुछ नहीं, ऑप्शन वाइज आप बना सकते हैं। इस जो भी संख्या जो है 120, 140, 160 से विभाज्य होगी वो आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका हो गया 3 तरीका, एक आप बाई ऑप्शन भी इसे बना सकते हैं। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 7368 को क्या करना है 24 से भाग देना है। तो 24 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 तिया 72, एक बचा तो 0 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 24 सत्य आपका 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 सत्य 168 हो जाएगा। इसको क्या करना है 307 को 17 से गुना करना है। तो गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 सत्य 119, यानी कि 19, एक बचा 17 तिया 51, 51 है एक आपका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी कि कुल गुना करने पर, इस सिंप्लीफिकेशन को गुना करने पर आपका कितना आंसर आएगा 5219 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 69 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% का हानि होता है। यानी कि कोई वस्तु है उसे 69 रुपये में बेच दिया तो 8% का हानि हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसे 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर परसेंट को, इस 8% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो इस परसेंट से हमें, इस फ्रैक्शन वैल्यू से हमें पता चलता है कि 25 यूनिट की कोई वस्तु को 2 यूनिट के हानि में बेच दिया गया। क्या पता चलता है कि 25 यूनिट की कोई वस्तु को 2 यूनिट के हानि में बेच दिया गया। यानी कि कितने में बेच दिया गया 23 यूनिट में बेच दिया गया। 25 यूनिट का कोई वस्तु था, 2 यूनिट के हानि में यानी कि 23 यूनिट में उस वस्तु को बेच दिया गया। और इसे 23 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, कितने में बेचा था 69 रुपये में बेचा था। यानी कि इस 23 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 69 रुपये आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 23 तिया, आपका काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23 तिया 69, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि दाम कितना था 25 यूनिट दाम था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 रुपये है तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 में 25 से गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 25 तिया 75, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपये था। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपये, बेचा 78 में, यानी कि वस्तु को खरीदा उसने 75 में, बेचा 78 में।
तो कितने का लाभ हो रहा है? 75 का सामान 78 में बेचा तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपये। तो नीचे 75 लिखेंगे। वैल्यू हमें परसेंट में चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 75 तो 25 बार में चला जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर 4% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है? लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।